मिस कैथरीन मेयू की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि देवदासी प्रथा को गलत मानने के बावजूद भी अंग्रेज सरकार इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। उसके पीछे यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी। यदि अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी देवदासियों को मंदिर से बाहर लाकर खदेड़ने की कोशिश करते तो एक जन आक्रोश के तौर पर जन आंदोलन खड़ा हो सकता था, जिससे अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी बचना चाहते थे। उन्होंने लोगों की अशिक्षा को शिक्षा में बदलने की कोशिश करी, जिससे थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिले हमें। और ये सारे बदलाव जो हैं पार्लियामेंटेरियंस की डिबेट के थ्रू भी हम लोगों तक पहुंचते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी थी और आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 5th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और इस 5th चैप्टर में जानेंगे कि आखिर उन बच्चियों के साथ जिनके साथ मैरिटल रेप होता है, दुष्कर्म किए जाते हैं साल दर साल, उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति क्या होती है। इस एपिसोड को सुनते वक्त मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि 18 जून 2023 रविवार को फादर्स डे के तौर पर मनाया गया है। आप सभी अपनी बच्चियों के चेहरों को याद कर ले इस एपिसोड को सुनते वक्त और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह बाल विवाह और छोटी छोटी बच्चियों के साथ मैरिटल रेप सही है। आप मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मेरे विरोध करने का मतलब है किसी बलात्कारी के पक्ष में आपका खड़ा होना। तो चलिए यहाँ से अब हम चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के 5th चैप्टर का टॉपिक है साफ गोई। बाल विवाह के बारे में विधायिका के सदस्यों ने जो चित्र प्रस्तुत किया है, उसके परिणाम को देखने के लिए किसी विदेशी के लिए सबसे सीधा तरीका यह है कि वे भारत में महिला अस्पतालों को जाकर देखें। मैंने यही काम पंजाब से बंबई तक और मद्रास से संयुक्त राज्यों तक जाकर किया है। यह काम पुरुष नहीं कर सकता है, क्योंकि वह चाहे डॉक्टर हो या न हो, उसे महिला रोगी को देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तर पूर्व के एक शहर में भारतीय महिलाओं में एक पर्दा फुटनोट 1 अस्पताल का बहुत नाम है। तो फुटनोट 1 पढ़ लेते हैं। पर्दा क्या है? औरतों का एकांत, जैसा कि हरम होता है। तो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही जो है इस पर्दा प्रथा का निर्वाह बखूबी करते हैं। यहाँ भीरू स्वभाव वाली महिलाओं की भीड़ रहती है, जिन्हें उनके घरों की 4 दीवारी के बाहर पहली बार निकलने का अवसर मिला है, और अगर वे बीमार न पड़ती तो अब भी यहाँ आने का जोखिम नहीं उठाती। मुस्लिम महिलाएं हमेशा और हिंदू महिलाएं यदा कदा पर्दा वाली गाड़ियों से यहाँ पहुंचती हैं। तो यहाँ दोनों की धार्मिक कट्टरता का भी जिक्र है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो हमेशा पर्दे में ही रहती हैं और हिंदू महिलाएं यहाँ पर सिर्फ पर्दे के तौर पर घूंघट निकाल लें तो वो सफिशिएंट मान लिया जाता है। या बक्से नुमा छोटी पालकी या डोलियों में बैठाकर लाई जाती हैं, जिनमें वे किसी तरह अपने शरीर को झुकाकर बैठ पाती हैं। उन डोलियों को सामान की गठरी की तरह एक लट्ठे में झुलाते हुए लाया जाता है। उनमें सरकारी बाबुओं की पत्नियां होती हैं, अधिकारों और व्यवसायी पुरुषों की पत्नियां होती हैं, कभी कभी धनी स्त्रियां तो कभी कभी गरीब स्त्रियां भी होती हैं। यानी उच्च जाति की स्त्रियां भी आती हैं और निम्न जाति की स्त्रियां भी। ये यहाँ सब धार्मिक और जातीय भेदभाव को भुलाते हुए अपनी बीमारी जिससे वे मर रही हैं से ठीक होने की मदद मांग रही हैं। यह अस्पताल एक मंजिला भवन में है, जिसमें कतार में अनेक कमरे हैं। इसमें कुछ वार्ड हैं और कुछ अलग अलग कमरे हैं। वर्षों पहले जब ये आरंभ हुआ था तो यहाँ महिलाओं के आने की गति बहुत सुस्त थी। पहले साल में केवल 9 स्त्रियां ही प्रसव के लिए आई थी, पर अब यहाँ सारे बिस्तर भरे हुए हैं। यहाँ तक कि बरामदा भी चारपाइयों से भरा हुआ है। जगह न होने के कारण 20 स्त्रियां यहाँ भर्ती होने के लिए चिरौरी कर रही हैं। अगर आप चहलकदमी करते हुए चारपाइयों के बीच से निकलें तो सफेद तकियों पर लेटे हुए चेहरों पर नजर डालते जाएं तो आपको गैर आर्यों के चेहरे काले, ब्राह्मण स्त्रियों के चेहरे हल्के भूरे, जिसे हम व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन या गेहुआ रंग कहते हैं, मुस्लिम महिलाओं के चेहरे सुंदर तराशे हुए विद इन ब्रैकेट, क्योंकि उनकी नस्ल उत्तरी ईरान की है। और सावरकर ने हिंदुत्व के 2nd चैप्टर के पहले ही पैराग्राफ में इस बात को लिखा था कि अपने आरणवासी पारसिकों बांधवों से ये लोग छुटकारा पाकर आए थे, जिसमें ईरानी, फारसी और पारसी को वे इंक्लूड करते हैं।
और दक्षिण की महिलाओं के चेहरे भद्दे दिखाई देंगे, पर सभी के चेहरे बताते हैं कि उनकी पीड़ा और बेबसी एक समान है। तो यहाँ पर मैं मिस कैथरीन के इस विवरण से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। साउथ इंडिया के लोग औरतें खूबसूरत नहीं होती, ये इन्हें किसने कहा? अगर रंग की बात पर ये बात कर रही हैं तो बात अलग है। यहाँ ज्यादातर महिलाओं की बीमारियों का ही इलाज होता है। इन बीमार स्त्रियों से बहुत सी युवा हैं और लगभग सभी यौन रोगों से संक्रमित हैं। कुछ निसंतान लोग भी आते हैं जो संतानोत्पत्ति के लिए दवाई या ऑपरेशन की प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी भारतीय पत्नी को पुत्र हो और वे सम्मानित स्थिति प्राप्त कर सकें। ब्रिटिश महिला सर्जन अधीक्षिका कहती हैं, इन महिलाओं में लगातार एक के बाद एक बच्चा होने के बाद सूजाक की बीमारी हो जाती है और उससे उनकी कोख नष्ट हो जाती है। मतलब यूटेरस पर असर पड़ता है, जिसे हम हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है माँ के पेट में रहता है। यहाँ बहुत सी ऐसी युवा लड़कियां भी आती हैं जिनके अंदरूनी अंग विवाह के पहले वर्ष में इस कदर नष्ट हो चुके होते हैं कि देखकर डर लगता है। यहाँ 90% स्त्रियों की कोख की सूजन का कारण सूजाक की बीमारी है, मतलब उनका यूटेरस ही खराब हो चुका होता है। जैसे ही हम एक युवा लड़की के बिस्तर पर जाकर रुकते हैं, वह हमें भूखे जानवर की तरह देखने लगती है। डॉक्टर बताती हैं, यह एक नई मरीज है, इसके कई बच्चे हुए हैं पर सभी मरे हुए हैं। इस बार अगर इसके जीवित बच्चा नहीं हुआ तो इसका पति इसको रखेगा नहीं, इसलिए ये हमारे पास प्रसव के लिए आई है। इसे भी यौन रोग है, पर आशा है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। और इसे क्या हुआ है? मैं दूसरे बिस्तर पर जाकर पूछती हूँ। उसके चेहरे पर हमें मृत्यु की पीड़ा दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने बताया, यह एक हिंदू अधिकारी की पत्नी है। इसके पहले प्रसव में ही बच्चा जीवित नहीं रह सका था, इसलिए 3 दिन पहले जब इसे दूसरे प्रसव के दर्द शुरू हुए तो इसका पति इसे यहाँ ले आया था। इसे दिल की बीमारी और दमा भी है और इसकी एक टांग भी टूटी हुई थी। मुझे इसकी टांग भी ठीक करनी पड़ी और प्रसव भी करवाया। इसे जुड़वा बच्चे हुए पर वे भी मरे हुए, जिन्हें सणसी से पकड़कर निकालना पड़ा। अंदर संक्रमण होने की वजह से इसकी कोख नष्ट हो गई है और अब ये दोबारा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन अभी तक यह बात इसे मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इसने इसे सुन लिया तो मर जाएगी। सोचिए, ये छोटी छोटी बच्चियां जो खुद गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में होती हैं, उस वक्त ये खुद बच्चा जन रही होती हैं। इनको ये भी नहीं पता होता कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए किस कदर पुश करना होता है। इन्हें इनके मरे हुए बच्चों को संसी से पकड़कर बाहर खींचा जाता है। इसकी उम्र 13 वर्ष कुछ महीने है। आपकी बच्ची इसी उम्र की होगी तो आप उसके लिए, उसके भविष्य के लिए कितने सतरंगी सपने देखते होंगे। क्या आप उसका इस कदर बेहाल होना मंजूर कर लेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। आगे बढ़ने पर मैंने एक पीली पड़ चुकी लड़की को देखा जो अपनी चिड़िया के पंजे जैसे हाथ में कागज का एक खिलौना पकड़े हुए थी। तो कितना मार्मिक चित्रण है कि इतनी अंडर मेलन्यूट्रिशन थी, उसकी खुराक इतनी कम थी कि उसके शारीरिक विकास ही रुक गया और उसका जो छोटा सा हाथ है वो चिड़िया के पंजे जितना छोटा दिखाई दे रहा था, क्योंकि शायद दाना पानी ढंग से ना मिलने की वजह से उसका शारीरिक विकास ही उतना ही हो पाया होगा। जैसे ही वह मुझे देखकर मुस्कुराई, मैंने पूछा, और इसे क्या हुआ है? डॉक्टर कहती हैं, ये सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, खुश थी और पढ़ने में इतनी तेज थी कि इसने अभी छात्रवृत्ति के लिए पुरस्कार जीता था। सोचिए, प्रतिभाओं को किस तरह यहाँ पर कुचल दिया जाता है, इसका ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पर 5 महीने पहले छुट्टियों में इसके भाई ने इसे इसके आदमी के घर भेज दिया जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। उस आदमी की आयु 50 वर्ष है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होती और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उसका गौना करवा दिया गया। उसके विचार में वह सभ्य हिंदू है, इसलिए निंदनीय नहीं है, पर हमारे विचार में वह जानवर है।
इसके साथ जो गलत काम हुआ उसे यह लड़की बताते हुए भी डरती है। हफ्तों तक ये बद से बदतर होती गई और अंत में पागल हो गई। तब इसकी छोटी बहन जो हमारी पुरानी मरीज रह चुकी है, इसे इसके पति के घर से भगा कर यहाँ ले आई। सोचिए, एक प्राइमरी स्कूल की बच्ची के साथ एक 50 साल का बुढ़ा लगातार मैरिटल रेप करे तो उसकी क्या हालत होगी। इतनी छोटी बच्ची तो ये तक नहीं बता सकती कि उसके साथ हो क्या रहा है। और ये सब भी हिंदुओं की कैटेगरी में आते हैं। दुनिया तो इन्हें जानवर ही समझती होगी। मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जिसके साथ इतना क्रूर दुष्कर्म किया गया है। इसके अंदरूनी जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। यहाँ आने के कई दिनों तक ये चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। सोचिए कितनी बुरी हालत में इस बच्ची को पहुंचा दिया गया होगा। और ये केस जो लोगों की, डॉक्टर की नजरों में आ गया, ऐसी कितनी ही होंगी। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि यहाँ पर जो बाल प्रसूता होती हैं उनकी मृत्यु दर क्या है, 32 लाख प्रत्येक पीढ़ी में। इतनी औरतें, इतनी बच्चियां बच्चों को जन्म देते वक्त मर जाया करती हैं। यहाँ आने के कई दिनों तक ये चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही थी। कुछ बोलती भी नहीं थी, केवल भाव शून्य आंखों से ताकती रहती थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि संयोग से एक हाथ टूटी लड़की अस्पताल में इलाज के लिए आई। हमने उस लड़की की चारपाई को इसके बिस्तर के पास रख दिया। मैं जब भी जाती तो उस लड़की के साथ खेलते दिखती थी, जिसे वह देखती रहती थी। हमें इस तरह उसके साथ खेलते हुए देखकर इसने महसूस करना शुरू किया कि हम लोग क्रूर नहीं हैं। अगले दिन जैसे ही मैं इसके पास से गुजरी, ये मुस्कुराई और एक दिन बाद इसने भावुक होकर मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। इन बच्चियों को कोई प्यार करने वाला भी नहीं होता है। सोचिए, घरों में, जॉइंट फैमिलीज में ज्यादातर ये बच्चियां जाती थी और वहां पर सास हुआ करती होंगी या दूसरी प्रौढ़ महिलाएं भी हुआ करती होंगी। इसके लिए मैं आपको बैंडिट क्वीन फिल्म देखने की कहूंगी कि उसमें आप देखेंगे कि फूलन जब बच्ची थी तो उसके साथ किस तरह का क्रूर व्यवहार हुआ था। उसका जो पिक्चराइजेशन डायरेक्टर ने, शेखर कपूर ने किया है, उसको देखकर आपका कलेजा फट जाएगा और तब शायद आप इस बात को ज्यादा गंभीरता के साथ सोच सकेंगे। इसका दिमाग ठीक होने लगा था, अब इसका मानसिक संतुलन भी ठीक हो रहा है, पर इसका शरीर अभी भी बीमार है। लेकिन दुर्भाग्य से इसे ये याद नहीं है कि इसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। यह बस अपने खिलौनों के साथ लेटी रहती है, कुछ हैरान रहती है और कमजोर हाथों से उनसे खेलती रहती है, या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कमरे में हमारी हलचलों को निहारती रहती है। इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसी बीच इसके पति ने अपने वैवाहिक अधिकारों को वापस पाने के लिए मुकदमा कर दिया। वह इसे फिर से घर ले जाने के लिए दबाव बना रहा है। ये अभी 13 वर्ष की नहीं हुई है। तो ये सोचिए, इतनी छोटी बच्ची है। मानसिक पागलपन के ऐसे उदाहरण सामान्य हैं। मतलब लड़कियों के साथ इतनी क्रूरता बरती जाती है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। यदि एक बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में कमजोर शरीर के बजाय बलिष्ठ से बलिष्ठ शरीर भी मिला हो तो भी वह कोमल ही होता है और इस तरह के जुल्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिस लड़की के बारे में अभी बताया गया है वह एक संभ्रांत, शिक्षित और सभ्य परिवार की बेटी थी, किंतु ये लड़की बिल्कुल उस जैसी है जिसे मैंने यहाँ से 300 मील दूर एक गांव में देखा था। उस लड़की की शादी बचपन में ही कर दी गई थी और 10 वर्ष की उम्र में उसके पति के साथ उसे भेज दिया गया था। वहां उसका लगातार इतना ज्यादा उपयोग किया गया कि वह घबराकर पागल हो गई। उपयोग से मतलब यहाँ मैरिटल रेप से ही मतलब है, मेयो का। उसके बाद उसे इतना पीटा गया कि वह तड़प कर एक कोने में ढेर हो गई, यहाँ तक कि मार पड़ने पर भी वहां से हिली नहीं। जब वह उसके लायक नहीं रह गई तो उसका पति अंततः उसे बुरा सौदा समझकर निराश होकर उस नन्हे मासूम शरीर को
अपने कंधे पर डालकर जंगल में ले गया और मरने के लिए एक झोपड़ी में फेंक आया। संयोग से एक भारतीय ने उस लड़की को फेंकते हुए देख लिया था, जिसने तुरंत इसकी खबर एक अंग्रेज महिला को दी, वरना वह लड़की झाड़ी में ही मर जाती। खबर सुनकर वह अंग्रेज महिला स्वयं जंगल में गई और उस लड़की को उठाकर अपने साथ लेकर आई। बताते हैं कि उसके साथ हुए जुल्म से उसके दिमाग पर इतना गहरा आघात हुआ था कि उसमें धीरे धीरे चेतना आई थी, पर अब शांति और प्यार के साथ एक बच्ची की तरह उसकी देखभाल की गई तो वह सामान्य बातचीत करने की स्थिति में आ गई थी। सोचिए, इन छोटी मासूम बच्चियों के जीवन में जहाँ प्यार होना चाहिए वहां इन्हें प्यार भी नहीं मिलता और मिलता है लगातार होने वाला दुष्कर्म। उसके बाद जब मैंने इसे 1 साल 4 महीने के बाद पहली बार देखा तो वह पुराने बगीचे में खुशी से दौड़ती हुई दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। वह एक गुड़िया को हाथ में पकड़े हुए संतुष्ट लग रही थी। उसके अंग्रेज संरक्षण जब तक चाहेंगे उसे रखेंगे, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं, लेकिन आप लोग अपना मंथन जारी रखिएगा। और यहाँ पर मेरा एक सवाल है, मुझे बार बार रह रहकर छोटी बच्ची आसिफा याद आती है, जिसके साथ 6 वयस्क हिंदू पुरुषों ने माता के मंदिर में बलात्कार किया था। और ये घटना शायद पुंछ इलाके की है, जम्मू कश्मीर के। और वहां पर जब उनके पिता आसिफा के पिता का बयान आया था तो उन्होंने यही कहा था कि हमने सब जगह ढूंढा अपनी बच्ची को, सिर्फ मंदिर में ही नहीं तलाशा, क्योंकि हमारा मानना था कि ऐसे धार्मिक स्थल पर कोई इतना गंदा काम क्यों करेगा। तो इन सब बातों पर भी गौर करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इतिहास में ऐसा कोई और उदाहरण है कि बलात्कारी के पक्ष में हिंदूवादी संगठनों ने जुलूस निकाला था कि इनको छोड़ा जाए, और ये तर्क दिए जा रहे थे कि इन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और ये लोग इस तरीके से मुस्लिम समुदायों को डराना चाहते थे उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करके। तो ये इनकी मानसिकता है। पिछले एपिसोड में कैथरीन मेयो ने भी, वे खुद एक इतिहासकार थी और बताती हैं कि इनके प्राचीन इतिहास पर आप नजर डालिए वो क्या रहा है। ऑफेंडेड फील करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके ऑफेंडेड फील करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में अगले और केसेस के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन इन केसेस को सुनते वक्त अपनी बच्चियों के चेहरों को याद करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।